कानून की नज़र में माना जाता है कि किसी भी मुकदमे की रूह जो है वो एक गवाह होता है। पुलिस जब कोई मुकदमा दायर करे किसी अदालत के अंदर, तो क्या उनकी तहकीकात सही हैं और जो इल्ज़ामात उन्होंने एक शख्स पे लगाए हैं जिसे हम मुल्ज़िम के नाम से जानते हैं, क्या वो सही है या गलत, वो गवाह सुनने के बाद ही जो है अदालत फैसला दे सकती है। अब अगर सच बोलने वाला शख्स घबरा जाए, वो डर में मुब्तला हो जाए, तो ये सच्चाई कभी अदालत तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि अदालत पहुंचने से पहले ही मर जाती है। इस तरीके की हज़ारों मिसालों हमारे मुल्क में है, जहां पे हम देखते हैं कि कई अहम केसेस जिनमें पब्लिक ने प्रोटेस्ट किए, पब्लिक ने डिमांड की कि जो इसमें मुल्ज़िम है उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसे उम्र कैद होनी चाहिए, लेकिन बाद में वो लोग छूट जाते हैं। वजह ये थी कि जो गवाह थे वो अदालत के सामने कभी पेश हुए ही नहीं, या फिर यूँ कहिए कि उनमें सच बोलने की हिम्मत थी ही नहीं कभी। अब जब सच बोलने वाला शख्स के दिल में डर होगा तो वो सच कभी अदालत तक नहीं पहुंचेगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक स्कीम बनाई थी और कहा था कि गवाहों को आप प्रोटेक्शन दे दीजिए, तहफ़्फ़ुज़ दे दीजिए। अब एक अच्छी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में स्कीम बनाई थी, हमने अब उसे कानून की शक्ल दे दी, और ये BNSS में जो सेक्शन 398 है उसमें ये लाजमी करार दिया गया रियासती हुकूमतों के लिए कि वो अहम गवाहों को, खासकर जो हसास केसेस में होते हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तो इसका मतलब ये है कि अब कहीं पे अगर एसिड अटैक होता है, अस्मत रेज़ी होती है, उसमें अगर आप गवाह बनना चाहते हैं, अगर आपने अपने आँखों से देखा है, कानों से सुना है, और आप चाहते हैं कि आप लोगों के साथ इंसाफ करने में कानून की मदद करें, तो आप बिना झिझक कहेंगे कि मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि अब कानून आपसे वादा नहीं करता है, बल्कि ज़मानत देता है कि आप सच बोलने के लिए अदालत के सामने आए, और इसके एवज़ हम आपके जानो अमान की ज़मानत देते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे कश्मीर में रहे हैं जहां पे पुलिस को गवाह नहीं मिला। एक केस मेरे जहन में आ रहा है, जवाहर नगर में एक 6 साल की बच्ची थी, उसके साथ अस्मत रेज़ी का वाक़ा हो गया और बाद में उसे कत्ल भी किया गया। पुलिस ने बहुत कोशिश की कि किसी गवाह को हम जो है कोर्ट के सामने पेश करें, मगर यूस ऐसी ये माहौल से ना बने उम्मत आज से घर घर के उन्हें गवाह रोज दिवाना बिल्कुल इसे बड़ा अहम का बिल्कुल। उसके पीछे असल में उनका इरादा ये होता है कि कल को आप पे कोई आफत ना आए, लेकिन जब कानून आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है तो आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, कानून आपके साथ खड़ा होता है। तो मुदस्सिर को मैं माफ़ी चाहूँगा, छोटा सवाल इस बीच में पूछना चाहूँगा कि जो मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि मैं आपके सामने एक आम आदमी हूँ, ये बड़ा लंबा भी खींचता था। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि घर वाले परेशान होते थे कि अब आप ही को जाना है, आप ही को गवाह रहना है, वो समझते थे कि अब तो पूरा दिन हमने कोर्ट में ही देना है। इसको थोड़ा सा कुछ वजह तो उसकी वजह से वो डर निकालने के लिए, देखिए, अगर अदालतों में हमें इंसाफ चाहिए तो हमें एक ऐसे गवाह की भी ज़रूरत है जो बिना खौफ के वहाँ पे सच्चाई बयान करे। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों में ये तासुर है कि जब गवाह अदालत के सामने जाता है तो किसी असर रसूख में आकर या किसी लालच में आकर वो वहाँ पे झूठा बयान भी देता है। तो इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि बहुत सारे गवाह ऐसे भी हैं जो डर की वजह से सच्चाई कोर्ट के सामने छुपाते हैं। जी, मैं इस पे वापस आऊंगा, लेकिन जो आपका सवाल था मैं उस पर आना चाहूँगा पहले थोड़ा सा। हाँ जी, मैं जल्दी करूँगा। तो आपने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के हवाले से इस कानून का निफाज अमल में कैसे लाया जाता है। उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन, जिला अदालत और सेशन कोर्ट्स, डलसा, इन सब की जिम्मेदारी आयद है कि वो गवाह को जो है ज़रूरी सिक्योरिटी फराहम करे। इसमें पहले ये तय किया जाता है कि माहौल कैसा है, केस कैसा है और कितना खतरा लाहक है, और वाकई में आज के तारीख में उनकी मदद होती है। और आज की तारीख में आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आज जो है जिसे सच्चाई कोर्ट के सामने बयान करनी है, वो बिना खौफ वो सच्चाई बयान कर सकता है, क्योंकि वो दौर चला गया जब गवाह को डराया जाता था या जब वो डर की वजह से आधा ही सच कोर्ट को बताता था। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें IPC या CRPC से थी वो ये था, जैसे कि आपने सुना होगा, खासकर आपने वो एक फिल्म देखी होगी जिसमें वो एक बड़ा शॉर्ट मशहूर है सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मेरा नाम भी तारीख है। जी, आपका नाम भी है, वो बड़ा मशहूर है। और जब भी हम कोर्ट की बात करते हैं तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि तारीख पे तारीख। असल में कहा जाता है कि जो इंसाफ आपको वक्त पे ना मिले तो वो इंसाफ ना मिलने के बराबर है।
और अंग्रेजी में इसे बड़ी खूबसूरती के साथ कहा गया है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपको वक्त पे इंसाफ नहीं मिला तो वो इंसाफ नहीं है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कानून में कुछ ऐसी चीज़ों को मुतारिफ कराया गया है ताकि आपको इंसाफ जो है वो वक्त पे मिले। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि पुलिस को कहा गया है कि आपकी तहकीकात जो है वो 60 से 90 डेज़ के बीच मुकम्मल होनी चाहिए। उसके बाद जब आप चार्जशीट पेश करते हैं कोर्ट के सामने, तो कोर्ट को बताया गया है कि आप 60 डेज़ में जो है चार्ज इस पर लगा देंगे। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि जब आप फाइनल आर्गूमेंट सुन लेंगे दोनों पार्टी से, उसके बाद आपको 45 डेज़ में जो है फैसला सुनाना होगा। इससे पहले कि मैं इस बात की वजाहत करूं, मैं एक बात बताऊं आपको कि इट वाज आई थिंक 2016 मैं बोपी का केस जो है फॉलो कर रहा था कोर्ट में। तो तकरीबन 6 महीने में लगातार गया इस स्टोरी को कवर करने के लिए कि आज कोर्ट की तरफ से फैसला क्या आएगा। और हर तारीख पे हमें कहा जाता था कि एक नई तारीख जो है मिलेगी। आई वॉज कवरिंग दैट एज ए जर्नलिस्ट, आई वॉज नॉट एक्यूज्ड। आप मुझे ऐसे ना देख। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ। तो असल में ये मामला जो है कि तारीख पे तारीख इसको हटाने के लिए और इंसाफ को बर वक्त फराहम करने के लिए कानून बनाया गया कि आपके पास अब वक्त की पाबंदी होगी। मुकर्रर वक्त में आपको तफ्तीश भी करनी है, चार्ज भी लगाना है, और फिर जब आप फाइनल आर्गूमेंट सुनेंगे तो आपको फैसला भी देना है। एक अहम बात कहना चाहूँगा आपसे तारिक साहब, अक्सर लोग जो है वो किस बात से डरते हैं? वो इस बात से डरते हैं कि जब हम कोर्ट के पास जाएंगे, चाहे फौजदारी का मसला हो या सिविल का मसला हो, तो उन्हें सालों साल लगते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हमारी नज़र में जो 2000 में फाइल हुए हैं, अभी तक वर्डिक्ट नहीं आया है। और हमारी नज़र में ऐसे भी केसेस हैं लोगों के जो 1980 या 1990 के करीब जो हैं कोर्ट के सामने पेश किए गए, आज तक भी तारीख ही मिल रही है। लेकिन अब आप सोच लीजिए कि अब लोगों को एक नई उम्मीद, एक नई राह और तेज़ रफ्तार इंसाफ मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर में चोरी होती है, पुलिस तहकीकात मुकम्मल करेगी, कोर्ट के सामने जो है चार्जशीट फ्रेम किया जाएगा और आपको पता है कि एक मुकर्रर वक्त के अंदर जो है मुझे इंसाफ मिल जाएगा। ऐसी अस्मत रेजी की केसेस होते हैं, एसिड अटैक के केसेस होते हैं। ये वो केसेस हैं जिनमें अक्सर आप देखते हैं कि ऐसे क्राइम जब रोनुमा होते हैं तो पब्लिक जो है आउटरीच देखने को मिलता है, एहतजाज होते हैं, नारेबाजी होती हैं और पुलिस पे भी वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। बल्कि इतना दबाव कि वो सीधे कहते हैं पुलिस को कि आप ही फांसी दो। वो नहीं कहते कि आप अदालत में जो है इसको ट्रायल के लिए भेजो, पुलिस को ही कहते हैं कि मुलजिम को फांसी दो। तो ऐसे जज्बात को भी मद्देनजर रखते हुए इन नए कवानीन ने आवाम के जज्बात और उनकी उमंगों का ख्याल रखा है। आवाम को जल्दी इंसाफ मिले। कैसे? कि जब भी कहीं पे अस्मत रेजी हो, जब भी कोई एसिड अटैक हो या कोई ऐसे जराइम हो जो समाज समझती है कि हमारे खिलाफ हुआ है, तो अदालत जो है उसमें फैसला दे। एक अहम बात करना चाहूँगा, मुझे पता है आप टोकने वाले हैं, मुझे वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। आप मान लीजिए कि 2000 में एक एसिड केस का वाक़ा हुआ है, अस्मत रेजी का केस हुआ। अब जो 2000 में लोग थे उनमें से बेशतर लोग जो है वो रहमत हो गए और आज हमारे पास एक नई जनरेशन है। अगर आज उसका फैसला आ जाता है और हम उनको बता दें कि 2000 में एक केस हुआ था, आज इसको उम्र कैद की सज़ा हो गई, उतना मज़ा नहीं है। अगर आज इस तारीख में कोई जुर्म सरजद होता है, चाहे अस्मत रेजी का हो, एसिड केस का हो, और 2 साल के बाद ही अदालत बोल दे कि हमने इसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी, मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे सामने क्राइम हुआ, हमारे सामने ही इंसाफ हुआ। तो जो आप सदियों का फासला रखते हैं, जो आप जनरेशंस का फासला रखते हैं,